हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो इवनिंग शिफ्ट जो 24 जनवरी को हुआ है उसका पेपर एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़िए इसको। ए सोलेनोइड हैविंग 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड इज 2 एम्पियर। ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो आपको सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड होती कैसी, इस तरीके की होती, पता होगा आपको। और इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, इसकी इंटेंसिटी पूछी होगी मेरे ख्याल से। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नोट एन आई। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है भैया, इसको ध्यान में रखेंगे। होता क्या है, चाहो तो इसको कैपिटल एन अपोन में एल लिख लो, कैपिटल एन अपोन में एल भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई टोटल लेंथ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए तो बी इक्वल टू म्यू नोट रख दो। एन एन दिया हुआ है क्या, 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी आपको यही दिया हुआ है, यानी एन बाई एल की वैल्यू दी हुई है, यानी छोटा एन दिया हुआ आपको। तो म्यू नोट आपको पता है ये दिया हुआ है कितना, 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, ऐसे लिख दो 70। एंड अगर आपको पर सेंटीमीटर है तो मीटर में कितने आ जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएंगे, 7000 टर्न्स आ गए। ठीक है ना, 7000 टर्न्स पर मीटर। आई और चाहिए मुझे, आई 2 एम्पियर दे रखा है, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो बी आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नोट। म्यू नोट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू में, ये आपको कितना दिया हुआ है, 7000 इंटू में 2। ये टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा, जो यूनिट होती है टेस्ला, आप रख देख सकते हैं। और हर एक ऑप्शन टेस्ला में ही है, तो इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आपको पाई की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप रखिए। तो देखिए ये 3 गए, कम कर दो इसमें से, तो हो गया 4 दूनी हो गया 8 गुना, ये एक 7 रह गया, एक पाई रह गया इधर, और 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 3 कम हो जाएंगे, इसमें से 3 कम हो गया, कितना बच गया, 10 की घात -4। सारे 10 की घात -4 वाले ऑप्शन है। 8 7 कितना हो गया भैया, 56 हो गया क्या, यानी 56 पाई इंटू में 10 की घात -4 टेस्ला। 56 पाई 10 की घात -4 टेस्ला आना चाहिए था, आया नहीं है लेकिन। ओहो, क्या दिक्कत हो गई। ये 70 ही था ना, 70 था ना, 70 पर सेंटीमीटर था, तो पर मीटर कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो कितना ही आ रहा है भैया, 56 है, यहाँ 560 दे रखा है। नो नो नो, मैं कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कई बार हो सकता है, क्योंकि ये गेस पेपर होता है एक तरीके से। गेस पेपर जो बच्चों से पूछते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन मतलब यही है, ऑप्शनों में गड़बड़ी हो सकती है, बट देख लेते हैं फिर भी एक बार। अपना कर्तव्य बनता है कि एक बार फिर से चेक कर लें। तो ये आपको गिवन था 70, हाँ पर सेंटीमीटर था, तो पर मीटर कितना जाएगा जी, 7000 आ जाएगा। मैंने 7000 ही रखा है शायद, यस 7000 लिखा है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ही होता है म्यू नोट, इंटू में आई की वैल्यू है 2, तो ये 8 गुणा 7 56 ही आएगा, यस 56 ही आएगा। और ये 10 की घात माइनस, हाँ ठीक तो किया है, हाँ ठीक किया है हमने, कोई इसमें ऐसी कोई मिस्टेक करी नहीं है हमने। 7 भी है अपने पास में, 8 भी है, तो 56 भी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा कोई इशू होना नहीं चाहिए था, बट हो चुका है, क्या ही करें। जी 56 ही आएगा, अभी अपन श्योर है 56 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। फालतू ऑप्शन पता नहीं अजीब से बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। ये पूछ रहा है कि इससे गेट कौन सा बनेगा। तो आपके इनपुट क्या हो गए, ए एंड बी, और जो आउटपुट है वो कहां पर मिलेगा, वो बल्ब में मिलेगा। तो मैं इनपुट बना देता हूं, यहां पर आपके पास में एक इनपुट है यहाँ पर ए, और दूसरा इनपुट है यहाँ पर बी। ए और बी क्या है, इनपुट हो गए। यहाँ का है हाई पोटेंशियल, 5 वोल्ट देर का होगा जी, और ये यहाँ का लो पोटेंशियल ग्राउंड कर रखा है, और इधर बल्ब लगा रखा है। देखो अगर बल्ब जलेगा, ठीक है ना, अगर बल्ब जल रहा है, इसका मतलब अगर आपका बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वहां का जो आउटपुट आया है वो कितना है, 1। तो आप ऐसे बना लीजिए ए बी एंड यहाँ पर वाई, ये वाई आउटपुट हो गया अपना, ठीक है ना। बनाना ही पड़ेगा ट्रूथ टेबल, वरना उसके बगैर काम होगा नहीं, अपन को इसका बिहेवियर नहीं पता चल पाएगा। तो चलिए मैं ए और बी दोनों को ओपन रखता हूं। दोनों को ओपन मतलब दोनों इनपुट कितने हो गए, 0 0।
जैसे ही दोनों 0 0 हैं तो देखिए इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, 5 वोल्ट का आ गया ना, यहाँ 5 है और यहाँ 0 है, तो 5 वोल्ट आते ही इसके अक्रॉस आउटपुट आएगा, यानी जलने लगेगा, और जलने लगेगा तो आउटपुट आया 1। ठीक है जी। चलिए मैं ए को मतलब ऐसे कर लो, ए को 0 रख लो और बी को बंद कर दो। एक बार इसको बंद कर देते हैं, एक बार इसको चालू कर इसको चालू करते हैं, इसको बंद करते हैं, एक बार दोनों को ही चालू कर देते हैं, ऐसा कंडीशन करने वाले। देखिए जैसे ही मैं बी को बंद करूंगा तो बी सर्किट में है, लेकिन ये तो अभी भी कटा हुआ है कनेक्शन, तो यहां तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या आएगा 5, तो यहां पर 1 मिलेगा। अगर मैं इसको खोल देता हूं, इसको बंद कर देता हूं, तो भी 5, वही कंडीशन है। लेकिन जैसे ही दोनों को मैं बंद करूंगा तो यहां और यहां ये क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। शॉर्ट सर्किट होते ही इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है 0 हो चुका है, तो करंट भी नहीं है, करंट नहीं आएगा तो आउटपुट कितना आएगा 0। अब देख लो ये किसके जैसा आ रहा है, ये अगर आप एंड का निकालते हो, है ना, एंड का निकालो, ए एंड डी का एंड का निकालोगे तो 0 0 0 और यहां आएगा 1, और अब एंड का नोट कर दो तो वो बनता है नैंड। देख लो मुझे पता लग गया कैसे, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ये तो कौन सा बनेगा, नैंड गेट बनेगा। कौन सा गेट बनेगा, नैंड। Okay, separation between Earth and Sun is given by 1.6 into 10 raised to power 6 किलोमीटर। टाइम पीरियड ऑफ अनदर प्लेनेट इज 2.83 ईयर। अच्छा, टाइम पीरियड दे रखा है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अनदर प्लेनेट फ्रॉम सन। ओके, तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ना, ये केपलर्स थर्ड लॉ से आएगा, जहां पर अपन निकालते हैं कि जो टाइम का स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला आता है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी डिस्टेंस के क्यूब के। टाइम का जो स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके और प्लेनेट के मतलब सन और प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस के। तो जैसे अर्थ और सन के केस में अपन को क्या पता है, आर पता है, और दूसरा जो प्लेनेट है और सन, उसके लिए अपन को क्या निकालनी है, आर निकालनी है। ठीक है जी। और दूसरे के लिए क्या दिया हुआ है, मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है। अपने को अर्थ का टाइम पीरियड पता है ना कितना होता है, ये 2.83 ईयर दिया हुआ है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में 2.83 है, यानी अपने अर्थ का कितना हो गया 1 ईयर। 1 ईयर लगता है ना उसको एक कंप्लीट करने में टाइम। ठीक है, तो टाइम ऑफ अर्थ अपॉन में टाइम ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, आर ई का मतलब है सन और अर्थ के बीच का सेपरेशन, डिवाइड बाई आर पी क्या है, सन और उस प्लेनेट का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का। तो देखिए अर्थ के ऊपर कितना है 1 ईयर, और उस प्लेनेट का कितना है 2.83, इसका स्क्वायर कर दो। 2.83 कुछ बन रहा है क्या, देखते हैं। इज इक्वल टू आर ई, अर्थ का इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 1.5 इंटू 10 की पावर 6। किलोमीटर में ही रख लेता हूं मैं, ताकि अपना आंसर भी किसमें आए, फाइनली किलोमीटर में आ जाए, और सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो भी किलोमीटर में दे रखे हैं। ये सभी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें किलोमीटर में ही जाना चाहिए। डिवाइड बाई आरपी का होल क्यूब, तो देखो आरपी का होल क्यूब इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 6 का क्यूब इंटू में 2.83 का स्क्वायर। ओके, तो कुछ नहीं है, अब तो आरपी निकालना बाकी रहेगा। तो आरपी जब निकालेंगे तो क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट से बाहर तो यही आएगा 2 इंटू में 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 6, इसका कर दो क्यूब रूट, तो ये आएगा 2.83 की पावर 2/3। कुछ बन रहा है ये तो नहीं बन रहा, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूं क्या, 2.83 को 2.83 डिवाइड बाई 1000 लिख लो, 28-30 करके, या वो ना करके, अब मतलब ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। एंड ये कितना बनता है पता नहीं भाई, कितना बनता है, देखो देखो ये कितना है 2.83 है ना, तो 2√2 कितना होता है, देखो √2 होता है 1.414, यही होता है ना, और लगभग इसका डबल नहीं है क्या ये, तो 2 से हम 2√2 नहीं लिख सकता क्या मैं इसको, यानी मैं इसको कितना लिख सकता हूं 2√2, उसका स्क्वायर कर दो, तो उसका स्क्वायर कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 8 आएगा, और 8 की पावर 1/3 करेंगे तो वो कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी डबल आ जाएगा। तो 2 इंटू में 1.5 इंटू में 10 की पावर 6, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर 6 किलोमीटर। कोई ऑप्शन है क्या 3, या ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
चूज द करेक्ट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द कॉलम शोन बिलो। तो इधर आपको दे रखे हैं जैसे टीवी सिग्नल के लिए अपन को कितना बैंड यूज करेंगे, है ना, इस तरीके का शायद क्वेश्चन होना चाहिए। इधर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद समझ जाइए कि अपन कितना बैंड यूज करने वाले हैं, या फिर अपन जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो कितनी होगी। बैंड तो नहीं है, शायद ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे यूज की जाती है। जो सैटेलाइट होते हैं वो तो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज किए जाते हैं। एएम एफएम का आपको पता होगा, जो भी आपके घरों में एफएम आता है वो 88 से आता है, 88 मेगाहर्ट्ज से आपका 108 मेगाहर्ट्ज तक आता है, और उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 20 मेगाहर्ट्ज होती है। यानी जो चौथा ऑप्शन है 4 वाला, वो पक्की बात है वो आर से मैच करेगा। तो उस वाली लाइन के अंदर देख लीजिए आर वाला किसके साथ मैच कर रहा है, आर वाला इधर ध्यान से देखेंगे तो आर वाला मैच कर रहा है, आर वाला वैसे करेगा किसके साथ, सॉरी फोर्थ वाला आर के साथ, वो 2 में आ रहा है, यानी ऑप्शन वो जो 2 दे रखा है और 4 दे रखा है उन दोनों के साथ हो सकता है, यानी 2 तो हट गए, बाकी उनको और चेक कर लो। तो जो टीवी सिग्नल है वो अराउंड 30 मेगाहर्ट्ज के आसपास काम करते हैं। ये क्यू हो जाएगा, पहले का क्यू हो जाएगा, एंड दूसरे का जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट एक मिनट और कौन सा दे रखा है, गीगा हर्ट्ज दे रखा है ना, हाँ, तो सैटेलाइट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, बाकी सभी मेगा में है, 1 गीगा में है, तो सैटेलाइट के लिए गीगा हर्ट्ज वाली जो होती है वो काम में आती है। तो दूसरे में पी आएगा पक्का, चलो तो दूसरे में पी आएगा, वो दूसरा ही ऑप्शन हो गया फिर, ठीक है, आपको इतना कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी फिर। चलिए हो गया, सिंपल क्वेश्चन था फिर तो, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ऐसा लग रहा है कि सुबह वाली जो शिफ्ट हुई थी मॉर्निंग शिफ्ट उसमें भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन सही ऐसा ही था ना, कि जहां पे 2 वेक्टर दिए गए हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, उनके अंदर ए और बी जिसका कुछ रेशियो था। अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा है तो उसके अंदर होगा। तो वेक्टर पी एंड क्यू आपको दे रखा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एम। तो देखो भैया वेक्टर पी कितना है, वेक्टर पी है आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस m के कैप। वेक्टर q जो है वो कितना है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m के कैप, बढ़िया m ही दे देगा दोनों जगह। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, डॉट जीरो कर दो, तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ भैया, i का कोफिशिएंट i के साथ 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन तो गई, तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हो इसको, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। m कॉमन आएगा, क्या बचेगा m माइनस 2 कॉमन आएगा, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया बेसिकली, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0, बट 0 होगा वो m इज इक्वल टू 2। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। वो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये छठा क्वेश्चन देखो, ए फोटोन इज इमिटेड फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 लेवल इन हाइड्रोजन एटम द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांसफर विल बी, और hc की वैल्यू दे रखी है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो अपन नोट्स में लिखते हैं ना 12400, लेकिन वो लिखते हैं एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन में लिखते हैं। यहाँ नैनोमीटर है तो 1240 दे दिया सिंपल सी चीज है। हाँ, लेकिन ये देखो ना आया कहां से है, वो n इक्वल टू 4 से आया है, किस में आया है, n इक्वल टू 1 में आया है। तो E इक्वल टू होता है कितना, अरे लेमडा ही पूछाएगा, क्या पूछा है, हाइड्रोजन इन द कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ पूछिए, ठीक है। तो फिर तो ये फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू RH, यानी RH का मतलब होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए तो Z स्क्वायर 1 ही हो गया, और जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन NL स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH स्क्वायर, ठीक है सर, लेमडा निकालना है। और R की वैल्यू होती है 1/912 एंगस्ट्रॉन। क्यों दे रखी है, ये सब क्यों दे रखा है, इतने करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। 1/912 एंगस्ट्रॉन इंटू में 1 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्यों किया समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 16 माइनस 1 यानी 15/16 हो जाएगा। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 912 इंटू, बोलो भाई लिख दो, ये आ जाएगा 15/16, 15/16 आ रहा है ना, 16 माइनस 1 15, ये लगभग 1 के आसपास आ रहा है। वैसे लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 912, यानी अगर नैनोमीटर में लिखना है तो 91.2 कर दूं, इंटू में 16 डिवाइड बाई 15, ये नैनोमीटर में देख लेना 91.2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 91.2 से कम नहीं आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो 16/15 है तो ये थोड़ा 1 से ज्यादा होगा। अब देखो इसके अंदर 88.2 है, वो ऑप्शन हो नहीं सकता, वो तो चलेगा ही नहीं। एक दे रखा है 121.7, ये बहुत ज्यादा हो गया।
102.5 या 97.3? सेफ रहेगा 97.3, क्योंकि ये बहुत करीब है किसके, 91.2 के। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, आपका आंसर परफेक्टली उसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी तो इतनी करने की हिम्मत नहीं है, आप करना चाहो कर सकते हो, और कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। हाँ, एक दूसरा तरीका जो इन्होंने कर रखा है मैं बता दूं, मतलब इन्होंने क्या, मतलब जो करने का तरीका होता है वो देखिए। इसके एनर्जी अपन को पता है ना, मतलब इन्होंने जो HC दिया ना उसका अपन यूज करना चाहे तो इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ जी, इसमें से कम कर दो, 136 में से 85 कम कर दो, 136 नहीं होगा भैया, 1360 हो जाएगा ये। 1360 में से कम कर दो कितना, 85 कम कर दो, तो कुल मिला के 90 कम कर दो 1360 में से, तो 1360 है ना, 60 में से 100 कम कर दो तो कितना बनेगा, 1260, 70, 75, तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी गैप है, मतलब इतने एनर्जी का फोटोन आएगा, तो फोटोन अगर इतने का रहा है तो E इक्वल टू HC अपॉन में लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू HC आपको दे रखा है 1240 इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो मीटर डिवाइड बाई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो कट जाएगा, नैनोमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। अगेन आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा कुल मिलाकर आपका आंसर इस बार ठीक तरीके से मैच हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ZX240 न्यूक्लियस गोज फॉर फिजन, एनर्जी रिलीज्ड इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 120 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। ओके ओके, चलो, एक एटम जब आपका क्या करता है भैया, फिजन करता है, क्या करता है, फिजन, तो कितनी एनर्जी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ हो, तो अपन को कुल मिलाकर ऐसे पता लग जाए कि एटम कितने हैं, काम हो जाएगा। और एटम कितने हैं निकालने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आएंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो वो होता है गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास है 120 ग्राम। हाँ भैया, जब भी मोल निकालो तो ये मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, और ये मोलर मास भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। मोलर मास की अगर आपको डेफिनेशन वगैरह आती होगी, मुझे मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं ना, वो वाली चीज है। ठीक है, और मोलर मास कितना दिया हुआ है, 240 ग्राम। ऊपर देखो ऐसे लिखा हुआ ना, ZX240, तो ये 240 क्या लिखा हुआ है उसका मास, तो कर दो 240, ये कितना आएगा, 1/2 मोल आ गया, कितना है 1/2 मोल। तो टोटल एटम कितने आएंगे, टोटल एटम वो आ जाएंगे 1/2 गुणा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, टोटल एटम्स आ गए इतने। बढ़िया, एक से कितनी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपने को जो आंसर चाहिए वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो निकाल देते हैं। तो जो एनर्जी निकलेगी टोटल वो कितनी आ जाएगी भैया, वो आएगी 1.2 इंटू में 6.023 इंटू में 10⁻23 इंटू, इतने तो एटम है, इंटू में 200 इंटू में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ में तो ये तो रहेगा ही। ओके सर, हमें देखो आंसर में 10⁻25 चाहिए, तो 10 की घात 23 और 2 ये 25 हो गया ना टोटल। ठीक है जी सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 6.023 इंटू में 10 की घात 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना हो जाएगा, 6, जो इंटीजर में आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ओहो, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन का मतलब है कि आपको समझना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कम्युनिकेशन से, आपके मॉडर्न फिजिक्स से, कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीजें कर रखी है ना तो आपका क्वेश्चन सही जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल नोट्स जैसा नहीं लग रहा। E इज इक्वल टू E नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी, सेम टू सेम दे रखा kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो b दे रखा वो आता है B इज इक्वल टू B नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही दे रखा होगा सेम टू सेम। जी सर, फाइंड करेक्ट रिलेशन ओमेगा अपॉन के, ये ओमेगा अपॉन के अपॉन ओमेगा। अच्छा, तो सर मुझे पता है स्पीड जो आती है, स्पीड वो आती है टी का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट, या एक्स का मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका कोफिशिएंट। अच्छा सर, स्पीड यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सी आ जाएगा। और टी का कोफिशिएंट कितना है, बोलो, टी का कोफिशिएंट है यहाँ ओमेगा,
अपॉन में एक्स का कोफिशिएंट है के, और सर हमें पता है ई अपॉन, जैसे ई नोट अपॉन में बी नोट कर दूं मैं, वो कितना आएगा, सी आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, जी सर आएगा। तो इस सी की जगह क्या पुट कर सकते हो, ओमेगा अपॉन के, ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। अब देख लीजिए यार कौन सा ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन है ई नोट अपॉन बी नोट, वो आना चाहिए ओमेगा अपॉन के, तो गिवन है वो आ गया। दूसरा में था के अपॉन ओमेगा, जो कि नहीं होगा। तीसरे में तो खैर उल्टा है, चौथे में भी उल्टा है, ओमेगा और के को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं होगा भाई। सिंपल क्वेश्चन है ना, बस अपन को ध्यान क्या रखना है, जो मॉर्निंग सेशन वाला पेपर था उसमें भी कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन था, उसको भी हमने कर लिया था, इसको भी अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछे, बोल रहा है इफ ऑल द पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इस बार क्या दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली वगैरह लगेगा शायद इसमें। द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके तो मास का रिलेशन रहा फिर तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्योंकि हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, पी मोमेंटम है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m के ई। अब आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, 2 सेम होता है, एच भी सेम होता है, यानी जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो मास का रेशियो लिख, मास का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए, मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड मेरे ख्याल से वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर ही पूछा गया। कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं आपको, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अल्फा प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, इस सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में होता है प्रोटॉन, उसके बाद में कौन होता है, न्यूट्रॉन, उसके बाद में कौन होता है, अल्फा, अल्फा सबसे लास्ट में आता है। बढ़िया सर, प्रोटॉन फिर अल्फा, ये किसका है ऑर्डर, मास का है, किसका है, मास का है, तो मास ऐसे आएगा। और ये देखो यहां आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ उल्टी जाएगी, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, लेमडा प्रोटॉन, फिर लेमडा अल्फा। क्या बात है सर, कोई सा ऑप्शन हो गया भैया, कोई सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन पहला होगा क्या, नहीं होगा, दूसरा होगा ही होगा, दूसरा होगा ही होगा। क्या सिंपल क्वेश्चन है रे। अगला क्वेश्चन, ए रोड ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इट्स एंड। अरे वाह, नोट्स के क्वेश्चन नहीं है क्या ये, तो अगर बेटा आप लोग नोट्स भी ठीक तरीके से पढ़े गए हो ना जेईई मेन के लिए, तो आप खेल क्या होगे, पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आओगे। सही बता रहा हूँ, जो ठीक तरीके से पढ़ने वाला बच्चा होगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो ये इस तरीके से क्या हो गया भैया, रोड हो गई, और ये घूम रही है कितने से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, किसके अंदर, ये क्रॉस वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है बी, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। बढ़िया सर, द इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस इट्स एंड। सिंपल है, अपन वैसे इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, लेकिन मैं तो क्या बोलता हूं, अगर आप इस एंड से देख रहे हो तो ऐसे देख लो कि इसका जैसे ये छुटका सा पार्ट है, वो छुटका सा पार्ट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर है, तो ये वाला क्या बनेगा, प्लस। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी देर में बैटरी बन जाएगी इस तरीके की। और अपने को कहां से देखना है, सेंटर के अबाउट देख लीजिए, वो पॉइंट क्या देख लीजिए, सेंटर के अबाउट, तो कितना बनेगा सेंटर के अबाउट, L/2। और जो आपका EMF आता है, इंड्यूस्ड EMF, किसी मतलब मूविंग रोड के लिए, जिसको काइनेटिक EMF बोलते हैं, वो आता है BVL आता है, कितना आता है, VCM लिखूंगा मैं, BVL, और VCM कितना आएगा, वो आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, ओमेगा इंटू में L/2, ओमेगा इंटू में L/2 आएगा, इंटू में L, तो कितना आएगा, B ओमेगा L²/2। ऑप्शन नंबर 2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये शायद कहीं आया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ओके, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कहां दिया हुआ है, ये क्या 400 ओम वाला है क्या वोल्टमीटर, वही होगा शायद, या फिर वो इसी सोर्स है, नहीं वही होगा, आपको जो गिवन है ना बेटा वही है वोल्टमीटर, तो उसको जो 400 ओम वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, 100 ओम के ऊपर लगा होगा, वही क्या है, वोल्टमीटर है। ठीक है, निकाल लेते हैं, तो देखो जरा, ये क्या है, 100 ओम, ये है, यहां वोल्टमीटर लगा है, और ये है 400 ओम, ओके, और ये कितना है, ये भी 100 ओम है क्या, ठीक है बेटा, ये भी 100 ओम है, और ये कितना लगा हुआ है, 90 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, मेरे को बनाना जरूरी था, अदरवाइज मैं सीधा समझाता, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, बट समझाने के लिए। ठीक है सर, तो सबसे पहले देखो अपन को जब निकालना है तो ये किसके अक्रॉस लगा है, इसके अक्रॉस,
तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट निकाल लो और V इक्वल टू आई आर लगा दो। बस आपको यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। V इक्वल टू आई आर लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये करंट निकाल लेते हैं फिर, तो उसके लिए क्या करें, टोटल करंट निकाल लो सबसे पहले। तो टोटल करंट कितनी आएगी, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए ना जी सर। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 100 इंटू 400 डिवाइड बाई 100 प्लस 400 यानी 500। कट गया ना जी सर, कट गया। 40 आएगा 8 0 80 आ गया, यानी इन दोनों का जो मिला जुला है वो 80 और ये कितना हो गया 100। तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना है, इन दोनों का कितना आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है 80 ओम, ठीक है ना। ये दोनों पैरेलल में है ना, इसलिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 80 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 180 ओम हो गया। यस और नो। तो यहां से फ्लो होने वाली करंट कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन में आर यानी 1/2 एम्पियर आएगा जी सर। यानी यहां से फ्लो होने वाली करंट आ गई 1/2 एम्पियर। अब क्या निकालना है मुझे, सर ये वाली करंट निकालनी है। तो सर यही वाली करंट आ रही है ना आई, मैं मान लेता हूं करंट कितनी है I1। अगर मुझे करंट पता लग जाए तो मेरा काम हो जाए। अरे बिल्कुल, तो सबसे पहले I1 निकाल रहा हूं मैं, तो ये करंट के उल्टे रेशियो में जाएगी, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी। टोटल करंट कितनी है 1/2, उसको डिवाइड कर दो भैया। 1/2 डिवाइड हो जाएगी किसमें, आपका 400 डिवाइड बाई 400 प्लस 500। ये करंट डिवाइड रूल है, आपको आता होगा, ठीक है ना, उल्टे रेशियो में जाती है एक तरीके से, ऐसे याद रख लो। तो I1 इज इक्वल टू, अच्छा 500 क्यों कर दिया मैंने, 400 प्लस 100 करो भैया, तो टोटल 500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई कितना बच गया, 500, ठीक है जी, यानी 2/5 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू होता है आई आर, I1 इंटू में R, तो 2/5 इंटू में ये कितना है 100 ओम, ठीक है जी सर। ये कितना आएगा 20 तो नहीं 40 वोल्ट, 40 वोल्ट आंसर आएगा। ऑप्शन तो नहीं है, ये शायद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बट आपका आंसर कितना आएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। ओके सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे करें पर, वेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट और कन्वेक्स लेंस स्प्लिट, अच्छा इनटू, अगर आप ये एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना, उसके अंदर एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, मुझे याद आ गई, ये देखती, लेंस स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स ऑफ द फिनोमिनल इज कॉल्ड, मतलब ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आपको याद होगा क्रोमेटिक एब्रेशन, आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में बोलते हैं वर्ण विपतन, बुक के अंदर एकदम एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। और वो होता क्यों है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो थोड़े मोटे लेंस होते हैं ना, जो थोड़े मोटे लेंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, जैसे यहां से लाइट आई है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे 2 कलर है या 3 कलर है, एक कलर नहीं है, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, डाइक्रोमेटिक हो सकती है, ट्राई हो सकती है, टेट्रा कोई सी भी हो सकती है, या अपनी व्हाइट लाइट हो सकती है जिसमें 7 कलर है। इनका जो लेमडा होगा, इनका लेमडा सबका अलग अलग होता है, इसलिए हर एक लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग क्या आती है, म्यू आता है। तो हर एक का जो म्यू आएगा वो अलग अलग आएगा, हर एक का म्यू अलग अलग आएगा, तो हर एक का इमेज भी क्या बनेगा, या फिर हर एक जो आपकी क्या करेगी अलग अलग जाना चाहिए, सीधी सी बात है। डिस्पर्जन होगा, ये डिस्पर्जन के बाद में टॉपिक आता है, तो वो भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या बनते हैं, फोकस बनते हैं, एक से ज्यादा फोकस बन जाते हैं कुल मिलाकर, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा फोकस बन रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन, वर्ण विपतन बोलते हैं, ठीक है ना। कलर अलग अलग होगा एक तरीके से, लेंस का काम भी है, लेंस भी कर देता है इस चीज को। इफ फ्रीक्वेंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ इज इक्वल टू आर की पावर ए डेंसिटी सरफेस टेंशन, फाइंड एबीसी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो मतलब यूनिट एंड डायमेंशन के फेवरेट क्वेश्चन है कि जब पूछूंगा तो मैं यही पूछूंगा, ठीक है ना। कोई फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी देर का है, फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड इनवर्स, आपको याद रखना चाहिए। ओके सर, रेडियस आर मैं लिख देता हूँ, रेडियस की पावर ए, अगला क्या डेंसिटी, डेंसिटी यानी रो की पावर बी, तीसरा जो है सरफेस टेंशन, मैं फिलहाल के लिए किससे लिख दूँ, टी से लिख देता हूँ सरफेस टेंशन को, न्यूटन पर मीटर होता है वैसे, इसकी पावर कितनी हो गई, सी हो गई, ठीक है। तो सभी को डायमेंशनली डायमेंशन फॉर्म में लिखना है, और एफ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स यानी टाइम की पावर कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, कितनी आएगी, टाइम की पावर -1 आएगी, ठीक है जी सर। एम की पावर 0, एल की पावर 0 है ही, और ये कितना आएगा, एम की पावर ए कर दो सीधा ही, ठीक है जी सर। और ये कितना आएगा, ये आने वाला है रो, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम क्या होता है एम, अरे ये भैया एल आएगा, सॉरी कितना आएगा एल, रेडियस है ना, रेडियस का क्या होता है मीटर होता है, मीटर का क्या होता है एल, ठीक है जी। ये आएगा एम, फिर आएगा एल की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होता है ना किलोग्राम
पर मीटर क्यूब, इस तरीके से डेंसिटी पावर बी, और टाइम की पावर टी है ना, टी क्या है वैसे, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन तो भैया न्यूटन पर मीटर हो गया, तो न्यूटन पर मीटर क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन खुद क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो कितना आएगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, कितना आएगा किलोग्राम, तो किलोग्राम का होता है m की पावर 1 मीटर स्क्वायर, t की पावर -2 की पावर c। ओके जी, तो अब बस पावर को कंपेयर करना है, तो यहां देखो m की पावर कितनी है, b प्लस c, है ना, तो मैं लिख देता हूं इधर m की पावर कितनी है, b प्लस c, l की पावर कितनी है, l की पावर आएगी a -3b, उधर तो नहीं है, और t की पावर कितनी है, -2c। देखो कंपेयर कर लो, सबसे पहले -2c बराबर कितना आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि इधर नहीं है, इधर तो सिर्फ t की पावर 1 ही है, t की पावर -1 ही है, तो उधर कितना हो गया, -2c बराबर 1, सॉरी -1 आएगा, तो c बराबर आएगा 1/2, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से, b प्लस सी, कुछ कितना आएगा, b प्लस सी, वो 0 आएगा, तो b इक्वल टू कितना आएगा, -c, तो b इक्वल टू हो गया माइनस का 1/2, और अगला क्या है, a माइनस का 3b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3b, तो a इक्वल टू माइनस का 3b/2 आ जाएगा, मतलब माइनस का 3/2 आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ 3.5 इज इंसर्टेड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड। अच्छा बढ़िया, डिस्टेंस को डबल कर दिया और 3.5 वाला क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। फाइंड न्यू कैपेसिटेंस, अगर ओरिजिनल कितना था 7.5 पिको फैराड है। बहुत बढ़िया सर, तो C इक्वल टू कितना होता है वैसे, C इक्वल टू होता है सर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। अब हमने क्या किया भैया, हमने के डाइलेक्ट्रिक वाला क्या कर दिया, ए डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड कितना 3.5 का, और डिस्टेंस को कर दिया डबल, यानी ये 2D कर दिया, तो 3 पॉइंट, तो C डैश जो आएगा वो कितना जाएगा, K से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है 3.5 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D को 2D कर दो, तो इसकी वैल्यू अपन को गिवन है, ये आपको गिवन है 7.5, तो 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू में 7.5, इसको यार थोड़ा करना पड़ेगा, आंसर 10 के आसपास आ जाएगा क्या, बट करना ही पड़ेगा, पता नहीं अभी कितना आएगा, चेक कर लो। ये इसको हटा देता हूँ मैं, नीचे क्या लगाता हूँ, 0 लगाता हूँ 2, अब कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी, आसानी तो क्या रहेगी बट ठीक है कर लेते हैं। 75 डिवाइड बाई 35, 25 7 में 35 तो 37, अगला क्या जाएगा भाई, इंटू में 3 5 3 15 ऐसा लगी, 1 7 21 और 1 22, 5 12 2 ऐसा लगी, 1 5 1 6 2, देख लेना यार, मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड करता हूँ, 100 का बाद में कर दूंगा, 2 का करूँगा तो 1 3 1, इसका कितना आएगा 2 भी आएगा क्या, यस, फिर आएगा 5.5, अब 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 13.125, तो 5 को एलिमिनेट कर दो तो कितना आ जाएगा 1.3, एक इंक्रीज हो जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है ना, या इवन है तो इंक्रीज हो जाएगा 13.33, ओके ठीक है, तो देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना रह जाए, बस कई बार रह सकती है, बाकी यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, ओके बेटा, कई बार हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन का क्या है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 15 मैं पहले देख लेता हूँ मेरा फ़ोन ठीक तरीके से रिकॉर्डिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ फिलहाल कर रहे हैं, और आधे रिकॉर्ड भी कर दिए लग रहा है, अगले 20 सेगमेंट में निपटाने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं। इफ वी मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज इन बोथ अपवर्ड एंड डाउन, हाँ बहुत सही बात है भाई, जब ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं दोनों ही केस में क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगला जो है वो क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस बाय सेम अमाउंट व्हेन वी गो अप टू हाइट h एंड डेप्थ व्हेन h इक्वल टू d, नहीं, तो ऊपर जब जाते हैं ना तो देखिए वो डबल की स्पीड से घटता है, कुछ ऐसा है, देखिए ऊपर जब जाते हैं ना वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है घटने की रेट, लेकिन जब नीचे जाते हैं वो यूनिफॉर्मली घटती है, लीनियरली घटती है एक तरीके से, और सेंटर पे जाके एग्जैक्टली 0 जाती है। लेकिन अगर अपन r ऊपर चले जाएंगे तब g 0 नहीं होगा, ठीक है ना, हाँ, तो देखिए जो g होता है, जैसे मैं बोलूँ हाइट के साथ, तो GH, तो GH की वैल्यू जो आती है वो कितनी आएगी, g अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके का आता है मेरे ख्याल से, r प्लस h का होल स्क्वायर करते हैं ना, r बाहर ले लेते हैं तो ठीक है यही आता है, एग्जैक्टली यही आता है। और जब g डेप्थ में जाते हैं तो आता है g
सरफेस, ये जी कहाँ का है, सरफेस का, एंड इनटू में 1 माइनस एच अपॉन में आर, ये आता है। ठीक है, अगर एच बहुत कम है, थोड़ा बहुत कम है, तो आता है जी एस इंटू में 1 माइनस 2, अगर अपन बाइनोमियल लगा देंगे तो ऊपर जब हाइट पे जाते हैं तो वो डबल स्पीड से कम हो रहा है बेसिकली। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है, बट ये तो अप्रोक्सीमेशन है, और ये एग्जैक्टली आता ही इतना है, इसलिए अपन इन दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते ठीक तरीके से। मतलब कुल मिलाकर स्टेटमेंट 2 जो है वो रोंग ही है। ओके सर, अगला क्वेश्चन, ए पार्टिकल फॉलो द वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम होगा मेरे ख्याल से, या वेलोसिटी टाइम है, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। वाह वाह वाह, डिस्टेंस तो क्या होती है भाई, पूरा एरिया निकाल दो और उसको क्या कर दो, मोड लगा के ऐड कर दो तो डिस्टेंस आएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोड मोड में दो, जो प्लस में आ रहा प्लस में आने दो, माइनस में आ रहा माइनस में आने दो, और सबका एल्जेब्रिक सम कर दो। तो देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो पहले है टुचुक 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 टुचुक, और देख लो यार क्या ग्राफ है, अजीब सा है। मुझे तो बस ये डाटा चाहिए, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर ये 4, नीचे है माइनस का 4, ये बता दो मुझे, ये है 2 4 8 और 10। चलो सबसे पहले मैं निकालता हूँ डिस्प्लेसमेंट, निकाल लेते हैं। बताओ ये एरिया कितना आएगा भैया, ये एरिया आएगा, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है तो कितना आएगा, 2 इंटू में 8, सॉरी पूरा एरिया आएगा ना इतना, हाँ तो 2 इंटू में 8 कितना हो गया, 16। प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, नीचे वाले को माइनस में लेते हैं, सॉरी कितना है, ये 2 और ये 4, कितना आएगा माइनस का 8, फिर कितना आएगा प्लस वाला आएगा, कितना आएगा 4 इंटू में 4, तो 16 हो गया। ठीक है जी सर, उसके बाद माइनस का आएगा, और ये कितना है 2 है ये हाइट, तो और ये कितनी है 4, तो कितना आएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो देख लो कितना आ गया है, 1 कट गया तो 16 मीटर आ गया। और डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आएगा भैया, सबको ऐड कर दो इसे, 16, सबको प्लस में लेना है, जो भी माइनस में उसको प्लस लेना है, तो कितना हो गया 16 × 48। अच्छा जी, रेशियो पूछा गया किस किस का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, 3:1, 3:1। किसी ऑप्शन में क्या पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन ए क्लोज्ड कंटेनर एट डिफरेंट टेम्परेचर पीवी ग्राफ इज शोन, देन चूज द करेक्ट ग्राफ T1 T2। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है जो कि अपने नोट्स के क्वेश्चन होंगे बेसिकली, जो अपन ग्राफ के अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्राफ पढ़ते हैं उनमें अंदर है। देखिए पहली बात तो ये लीनियर नहीं बनने वाला है, P और V के बीच का ग्राफ, जब P और V इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ना, तो जब P प्रोपोर्शनल हो गया 1/V कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, आयताकार अतिपरवलय बनेगा। मतलब P और V के बीच का जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा। बस अपने को तो टेम्परेचर के साथ खेलना आना चाहिए। P और ये है V, ये एक ग्राफ बना दिया, ये दूसरा बना दिया, इस तरीके से मैं 2 बना देता हूं ताकि अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए मैं कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ये क्या कर लिया मैंने, V कांस्टेंट कर दिया, V को क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया। यहां देखो टिचक टिचक, ये ऊपर वाले का प्रेशर है P1 और नीचे वाले का P2, किसी का मान लो ऊपर और नीचे, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि इनमें से टेम्परेचर किसका ज्यादा हुआ, ऊपर वाले का होगा कि नीचे वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने वॉल्यूम सेम रखा है दोनों का क्या रखा है, वॉल्यूम सेम। तो PV = nRT होता है, वॉल्यूम सेम। अब देखिए जैसे जैसे जिसका P ज्यादा होगा उसका T भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, जिसका P ज्यादा उसका T भी ज्यादा। तो P किसका ज्यादा, ऊपर वाले का, यानी ऊपर वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए इन्होंने क्या दे रखा, T1 इज ग्रेटर देन T2, फिर ग्रेटर देन T3, फिर वो T4 से, यानी सबसे जो ऊपर आएगा वो T1 आने वाला है। तो पहले और तीसरे में कंफ्यूजन है, तो सबसे ऊपर T1 आना चाहिए क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई। ओके चलिए, ओके 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 ओके। अगला क्वेश्चन 18, ए ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर, इट इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड है ना, बस इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दो, फिर उसके अंदर क्या कर रहा है, ये जैसे मैं बताता हूँ, डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा ठीक तरीके से फील है। देखो ये तो बोर्ड वर्टिकल है, इसको आप समझ लो आपके फर्श पर है, ये फर्श पर होगा और अपन ऊपर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ऊपर से। तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, ये स्प्रिंग है बढ़िया तरीके से, और ये ब्लॉक है जिसका मास है में, और ये बढ़िया तरीके ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा गिवन है क्या आपको, गिवन है 5 रेडियन पर सेकंड। फाइंड रेशियो ऑफ एलोंगेशन इन स्प्रिंग एंड नेचुरल लेंथ। तो देखो अभी ऐसे मान लो कि इसके अंदर अभी तो क्या है, एलोंगेशन आ ही गया होगा, पक्की बात है, और वो एलोंगेशन आया कितना, x आया होगा, और वो x ही इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, kx फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, kx लगाएगा।
लेकिन ये जो लेंथ है ना वो L प्लस एक्स हो जाएगी। L कौन सी है? L है इसकी नेचुरल लेंथ। मैं लिख देता हूं कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ है। L कौन सी लेंथ है? नेचुरल लेंथ है। X क्या है? इसके अंदर जो इलोंगेशन आया है स्प्रिंग के अंदर, यानी जो इसकी लंबाई बढ़ी है ना वो वाला X है, ठीक है। लेकिन अभी इस पे फोर्स यही लगा रहा है, और आप ये समझ लीजिए कि इसको एक सर्कुलर पाथ में मूव कर ही रहा है, और सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर आपको ओमेगा गिवन है तो ये ठीक है, वरना एक फॉर्मूला और भी होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वही रखते हैं तो ये आता है। और ये एफ से किसके इक्वल होगा? के एक्स के। किसके इक्वल हो जाएगा? के एक्स के इज इक्वल टू एम इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर। आर आर रेडियस, किस सर्कल का रेडियस थी, और वो सर्कल का रेडियस कितना है? एल प्लस एक्स। और हमें रेशियो किसका पूछा है? फाइंड रेशियो ऑफ इलोंगेशन इन स्प्रिंग, यानी एक्स अपॉन एल पूछा है क्या? फाइंड द इलोंगेशन इन स्प्रिंग एंड नेचुरल लेंथ, ठीक है। क्या के गिवन है? गिवन है। एल, मैं सोच रहा हूं कि इसमें से एक्स कॉमन ले लूं तो एल अपॉन एक्स बचेगा, और एक्स एक्स कट भी जाएगा। हाँ सही सोच रहा हूं वैसे, क्या बात है। के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स ले लिया बाहर, यहाँ क्या बचा? एल अपॉन एक्स प्लस में 1। अपन को एक्स अपॉन एल चाहिए वैसे, ठीक है ना, एक्स अपॉन एल चाहिए, तो वो उल्टा निकाल देंगे अपन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो के एक्स, के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 12.5। 12.5 क्या लिख दो? 25/2 लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटू में एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, बढ़िया है, इज इक्वल टू एम। एम कितना है? 200 ग्राम, तो 1000 का भाग दे दो ताकि वो केजी बन जाए। और क्या दिया हुआ भैया? ओमेगा दिया हुआ 5 का स्क्वायर 25, और ये मुझे एल अपॉन एक्स चाहिए प्लस में 1। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इससे काट दिया, कितना बच गया? 100, फिर इससे काट दिया 4, फिर इससे काट दिया 2, ये ऊपर कट गया कितना? 10। तो देखो ऑटोमेटिकली ये कितना आ गया? 25/10 इक्वल टू एल अपॉन एक्स प्लस 1। ये प्लस 1 को तो इधर फेंक दो, तो एल अपॉन एक्स आएगा 25/10 माइनस 1, यानी 15/10। जो अपने आंसर चाहिए वो कितना आ जाएगा? 10/15, यानी 5 का भाग दे दो 2/3। 2/3 कोई ऑप्शन में है क्या? पहला ही हो गया, ठीक है, फिर यही था। ओके 19, ए वायर इज एक्सटेंडेड बाय 20% कीपिंग इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। देखिए जब भी जो परसेंटेज चेंज कर रहा है ना इसकी लेंथ में, अगर वो 5 से 10% के बीच में है, यानी 10% तक है, तब तो अपन एरर वाले फॉर्मूले लगाते हैं। लेकिन अगर मामला किसका आ गया? बहुत ज्यादा का हो गया, जैसे 20% हो जाता है, तो अपन देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए। और लेंथ को इंक्रीज करिए ना, तो अपने पास में जो फॉर्मूला बनता है वो लेंथ का बनना चाहिए। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। बस इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इनमें से किसी एक चीज को वॉल्यूम बना लो। तो मैं अगर नीचे लंबाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो जरा ये ऐसा ही तो है, ये एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। ये बढ़ेगी अभी 20% से, यानी इसी को खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, पतला होगा तो एरिया कम हो जाएगा कुल मिलाकर, तो बट वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। हाँ वॉल्यूम वही रहेगा। तो देखो भैया ए इंटू में एल, ए इंटू में एल क्या बन जाएगा? इसका वॉल्यूम, ये क्या बन गया है? वॉल्यूम। तो आर इज इक्वल टू बनेगा रो एल इंटू में एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी। वी कॉन्स्टेंट है, रो कॉन्स्टेंट है, यानी आर सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एल के ऊपर। और एल जो है वो 20% इंक्रीज हो गया है, यानी अगर पहले एल था तो वो आज के दिन में कितना हो चुका है? एल प्लस 0.2 एल, एल प्लस 0.2 एल, यही तो होगा। यस सर, ये हो जाएगा 1.2 एल। कितना हो जाएगा? 1.2 एल, नया वाला एल डेस। तो जो नया आर डेस आया है, नया आर डेस आया वो कितना हो जाएगा भैया? पुराने वाले का 1.2 का स्क्वायर, और 1.2 का स्क्वायर का मतलब है 40, अरे 12 है ना, तो 144, यानी 14 नहीं 1.44 आ जाएगा जी, 1.44 आर आ जाएगा। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं कि परसेंटेज कितना चेंज आया है, परसेंटेज ही पूछा है क्या? अब फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज तो वो क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू में 100। फाइनल कितना है भैया? 1.44 माइनस आर है तो वो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना बचेगा? 0.44, क्योंकि एक घटेगा अभी तो, इंटू में 100, तो कितना आएगा? 44% का चेंज आ गया। सिंपल क्वेश्चन, परसेंटेज आना चाहिए, छोटी क्लास का है, कुछ बच्चे इसमें अटक जाते हैं, अटकना नहीं है। स्टेटमेंट 1, स्टील इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज एंड हाउस। हाँ ठीक है, लेते ही हैं। आपके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका जो स्टेचू बना हुआ है वो भी स्टील से बना हुआ है।
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज वेरी हाई या हाई। हाँ सही लग रहा है मेरे को तो ये, क्योंकि स्टील, देखो स्टील क्या होती है, हाई होती है। हाई रखने का मतलब क्या है कि अगर अपन उसमें फोर्स लगाएं तो वो ज्यादा उस अपनी शेप के अंदर डिफॉर्मेशन ना लाए। जैसे रबर है, रबर के अंदर मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगाता हूं तो वो ज्यादा क्या होता है, डिफॉर्म होता है, लेकिन स्टील में ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो स्टील है उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू रबर। ठीक है ना, वैसे यहाँ कंपैरिजन नहीं दे रखा है, बट मेनली अपन इसीलिए तो लेते हैं ताकि उसका यंग मॉडुलस ज्यादा रहे और वो ज्यादा समय तक स्टेबल रह सके, ब्रिज वगैरह जो भी अपन कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इन एयर इज सबमर्ज्ड इन वाटर, चेंज 18 दे रखेगा, बेहतर आंसर रहेगा। नोट्स का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नोट्स का क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं इसको, ठीक है ना, 4 गुना बढ़ जाती है कुल मिलाकर। वाटर चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन फोकल लेंथ, अच्छा चेंज पूछा है, वैसे क्वेश्चन के अंदर चेंज पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि कितनी आ जाएगी, चेंज यानी आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। इट सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1 इंटू म्यू 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों साइड का है उनका, और ये क्या है, μ2 क्या है, अंदर यानी जो ग्लास का बना हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 क्या है, बाहर वाले का। ठीक है, तो निकाल देते हैं। जब इसके अंदर एयर के अंदर है तब तो है 18, यानी मैं ये एयर लिख दूं तो एयर लिखते ही μ2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन μ1 कितना हो चुका है, 1, कितना हो गया 1, ठीक है जी सर। और μ2 कितना है, वैसे कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है क्या, ठीक है जी सर, मैं सीधा लिख रहा हूँ फिर 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 है, लेकिन वो क्यों लिखूं मैं, ठीक है जी। दूसरा f अपॉन वाटर लिख दूं मैं, W कर दूं, ठीक है जी सर, कर दीजिए। तो ये है μ2 माइनस μ1 करना पड़ेगा मुझे, ये 4/3 है, तो वैसे ये कितना है, ये 3/2 होता है, तो 3/2 माइनस 4/3 डिवाइड बाई 4/3। आप इस तरीके से याद रखेंगे, ओके, पूरे को इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, दोनों का डिवाइड कर दो r, जैसे डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल आउट होगा, सॉरी डिवाइड करा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, एफ डब्ल्यू अपॉन में एफ ए आएगा, देखो ऊपर चला जाएगा, बढ़िया है सर। ये कितना बचेगा, ये बचेगा आधा, कितना बचेगा, आधा। मैं एक बार हल कर लेता हूँ इसको, ये बचेगा 1/2 डिवाइड बाई, ये कितना बचेगा, वैसे ये बचेगा 6, 3 3 9, 9 में से 8 गया, 1/6 बचेगा क्या, मेरे ख्याल से इतना बचना चाहिए, 1/6 देख लेते हैं फिर भी। ये 3 3 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 3 दूनी 6, ठीक है जी, डिवाइड बाई ये कितना है 4/3, ठीक है ना। और ये इस तरीके से, तो इसी को हल कर लेते हैं पहले, तो 3 यहाँ चला जाएगा, तो 3/6 चौके 24 ऐसे बन गया। अब ये 24 सबसे ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना, चला जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और एयर का मल्टीप्लाई कर दो, एयर का कितना 18 है, वैसे कितना हो गया भाई 2 3 दूनी 6, 4 आएगा नहीं, ठीक है 72 सेंटीमीटर। लेकिन अपन को क्या निकालना है, चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज पूछता तो अपन वो जैसे अभी परसेंट निकाला वैसे कर देते। तो 72 फाइनल है, इनिशियल कितनी थी 18, 18, ये 54 सेंटीमीटर का क्या है चेंज, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 22, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। 2 सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन आपको, लेमडा आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, अपन को डायरेक्शन वगैरह कुछ मतलब ही नहीं है, बस सिर्फ अपन को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तुम मुझे चार्ज दो, मैं तुम्हें पोटेंशियल दूंगा, नया बॉस एक तरीके का, ओके। पोटेंशियल है नया बॉस, मैं नहीं हूं भाई। तो ये है R1 रेडियस का और ये है R2 रेडियस का, तो इसको मैं नाम देता हूं 1 और इसको नाम देता हूं मैं 2। तो पहले वाले की वजह से O के ऊपर कितना आएगा, वो आएगा KQ1 डिवाइड बाई R1, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज कितनी डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे है, और वो Q1 आएगा कितना, वो आएगा K डिवाइड बाई R1 इंटू में लेमडा इंटू में पाई आर आ जाएगा, बोलो पाई R1 आएगा। वैसे पाई R1 क्यों, वैसे तो लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, जब Q निकालेंगे, जैसे लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन में L, तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा, लेमडा इंटू में L, तो L ये वाली लेंथ कितनी है, अरे 2πr की आधी है ना, 2πr की आधी कितनी, पाई आर, तो पाई R1, R1 से R1 गया भाई, ठीक है जी सर, ये आ गया। और इसको अगर ठीक तरीके से लिखना चाहो, इसको लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लेमडा पाई, लेमडा पाई से लेमडा पाई गया, मतलब पाई से पाई गया, बच गया कितना, लेमडा अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। चलो दूसरे का निकालते हैं V2O का,
ये लेमडा 1 दे रखा है क्या वैसे? लेमडा 1 चार्ज डेंसिटी नहीं, लेमडा ही दे रखा दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं। तो दूसरे वाले का भी इतना ही आएगा ना, सेम ही तो दे रखा है, तो दूसरे वाले का भी इतना आएगा, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो इसके अंदर, तो लेमडा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है सर। रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे आती है सीपी, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो आती है सीवी, और रेशियो निकालना है तो सीपी अपॉन सीवी, ये तो गामा नहीं हो गया क्या? हाँ वही तो हो गया। फॉर मोनो एटोमिक एंड डाई एटोमिक, मोनो एटोमिक के लिए होता है 5/3 और डाई एटोमिक के लिए होता है 7/5, बस वो निकाल दीजिए रेशियो, सिंपल है ना चीजें तो ये आपको गामा पूछा है बेसिकली, गामा किसके लिए? मोनो के लिए, और गामा किसके? डाई के लिए। मोनो के लिए कितना होता है 5/3, यस 5/3 डिवाइड बाई 7/5, कर लो यार कितना आ रहा है, 25 डिवाइड बाई 21, 25 डिवाइड में, या पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 24, अगेन नोट्स का क्वेश्चन है भाई, क्या ही कर रहा हूँ मैं, सारे क्वेश्चन नोट्स क्या है। अगर जो बच्चा मेरे नोट्स पर गए जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ एक बार ही पढ़ लेगा ना भाई, इसमें 20 क्वेश्चन आराम से कर सकता हूँ, 20 के 20 क्वेश्चन नोट्स दिखा सकता हूँ मैं आपको। ओके चलिए, तो आपको क्या दे रखा है, करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद में भैया ये कौन दे रखा है? इंडक्टर। तो जो इंडक्टर होता है वो लॉन्ग टाइम के बाद में क्या बनता है? एक स्ट्रेट वायर बन जाता है। स्टार्टिंग में तो करंट को ब्लॉक करता है, लेकिन बाद में क्या करता है? स्ट्रेट वायर। कैपेसिटर के साथ उल्टा है, कैपेसिटर स्टार्टिंग में कंडक्टिंग वायर बनता है, अंत में कैसा बन जाता है? ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। तो ये बहुत लंबे समय के बाद में, तो इसके लगाने या नहीं लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ये 12 ओम, ये भी 12 है क्या? 12 है, ये भी 12 है। अच्छा 12, 4 ओम आ गया, 3 का भाग दे दो तो आर इक्विवेलेंट सबके सब पैरेलल में कितना आएगा? 3 ओम। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, 12/3 कितना आएगा? 4 एम्पियर। 12 नहीं 3, हमने गड़बड़ी कर दी, 12 तो इसमें कितने का भाग दो? 3 का, 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 का भाग दे दो तो आगे 3 आएगा, 3-4 गड़बड़ी बिल्कुल मिलाकर। कि कहने का ये तात्पर्य ये है कि जब इंडक्टर हो और बहुत समय हो जाए तो उसको क्या मानना है? एक सीधा तार मान लो। देखो ये इसको भी क्या मान लेना है? सीधा तार। और इसको भी क्या मान लेना है? लास्ट वाले को भी सीधा तार। और लास्ट में क्या लगी हुई है? बैटरी कितने की? 24 वोल्ट की, 12 वोल्ट की? 12 वोल्ट की। चलो तो ये 12 तीनों पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 12/4, 4 ओम। 4 ओम आ गया ना, बस इसके अंदर डिवाइड कर दो, 3 एम्पियर। बैटरी से निकलने वाली करंट जो होगी 3 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, देखो ये 5 मिली हेनरी दे रखे हैं, ये वायर बन जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में जो करंट फ्लो करेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ इससे जानेगी, और इससे 1 एम्पियर करंट जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड ए सेकंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r/2 एंड लेंथ l/2 कट फ्रॉम इट हैव ए कॉमन नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। अपन को दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बट अपन को इसके अंदर एक चीज कमी लग रही है मुझे, वो है रेडियस नहीं, जिस कौन सी एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी एक्सिस की कमी लग रही है। एक्सिस इसको गिवन देना चाहिए था, होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मैं ये मान लेता हूं कि ये है भैया, और इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो इसका आई कितना आएगा? mr²/2 आता है। ये क्या है? इसकी रेडियस है r और इसकी लेंथ है l। जब इसमें से हमने l/2 r/2 किया तो इसका मास कितना आएगा? क्योंकि हम मास का ही फर्क पड़ेगा। ये I1 हो गया ना जी सर। अब मुझे I2 निकालना है, तो I2 के अंदर कुछ नहीं करना, इस बार इसका मास कम हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ऐसा समझो कि इसका वॉल्यूम कितना है? πr²l है, उस πr²l में कितना मास है? m। या वॉल्यूम से, क्योंकि अपन डेंसिटी लगाकर ही निकालने वाले। तो भैया इसका वॉल्यूम जो आएगा वो आ जाएगा पाई इंटू में रेडियस आधा कर दो, इंटू में लेंथ भी आधी कर दो, तो कितना हो जाएगा? v/8 आ गया। अगर वॉल्यूम 8 गुना कम हो गया तो मास भी हो जाएगा, यानी नया जो mds आएगा वो कितना हो जाएगा? m/8 हो जाएगा। बढ़िया सर। अब अपने को नया I2 निकालना है, तो I2 आएगा m/8 इंटू में r/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि रेडियस तो आधी हो गई ना। तो जो I2 आएगा वो आएगा m 8 चौका 32 हो गया ना,
एम आर स्क्वायर, बट दो पहले से ही, तो कितना आ गया टोटल 64 आ गया। और दोनों का रेशियो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रेशियो। तो I1 अपॉन में I2 का जो रेशियो आएगा, I1 कितना है भैया, एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 64। तो 60 एम आर स्क्वायर से तो एम आर स्क्वायर गया 64 डिवाइड बाई 2 32 आंसर। ऑप्शन है क्या 32 का कोई, या 32 इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक चीज कमी है इसके अंदर, आपको रोटेशन एक्सिस देनी चाहिए थी कि इस एक्सिस के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ये जरूरी भी है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन, ये वाली शिफ्ट भी हमने कर दी है, ठीक है ना। शिफ्ट 2 बोलते हैं इसको, इवनिंग शिफ्ट बोलते हैं इसको। हो गया है 24 जनवरी फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके साथ ही अब थोड़ी देर में मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका 25 जनवरी वाला भी आ जाए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 भी, ठीक है ना बेटा। और 26 की तो आपकी छुट्टी रहेगी 26 जनवरी की। चलिए बेटा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपन भी डिजिटल बोर्ड पे, और वो भी क्या, लाइव पढ़ा सकें, आपको लाइव करा सकें सारे के सारे डाउट, आपके जो भी डाउट आ रहे हैं उनको मैं तुरंत के तुरंत भी करवा सकूँ। ओके बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।